नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। तो जो कल हमने देखा था वो था ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी कि नाम से पता चलता है कि जो एक्सटर्ना था वो एक्सटर्नल पार्ट जो था, जो कि एक्सटर्नल एकोटिक्स मीटर जो था, जो ये कैनल है जो कि आउटर पिन्ना को और ये मिडल ईयर को कनेक्ट करता है, वहां का इन्फेक्शन के बारे में हमने कल के वीडियो में समझा। अब आप नाम से समझ गए होंगे ओटाइटिस मीडिया यानी क्या है। जो मिडल पार्ट रहता है, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर या फिर जो एनाटॉमी ऑफ ईयर में समझा था कि ये जो मिडल पार्ट है ईयर का, इसमें हम देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है, 3 बोन्स रहती हैं, मेलियस, इनका स्टेप्स, ये ओपन कैविटी रहती है और ये यूस्टेशियन ट्यूब रहता है जो कि हमारे नेजल कैविटी के बैक साइड से कनेक्टेड रहता है और ये एयर फील्ड स्पेस रहती है। ये इसे एक मिडल पोर्शन ऑफ ईयर कहा जाता है। इस पोर्शन का जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो ये ओटाइटिस मीडिया को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है और इसे और कॉमनली इसे कहा जाता है ईयर इन्फेक्शन, यानी कि अगर हम बोलते हैं कान में इन्फेक्शन हो गया है तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो इनर ईयर का, या फिर बच्चों में बोलते हैं ना ईयर इन्फेक्शन हो गया है तो वो मिडल ईयर का, सॉरी ये जो ये एरिया है मिडल ईयर है, वहां के इन्फेक्शन की हम लोग ज्यादातर जो है वो बात करते हैं। इसके बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक्यूट या फिर ओटाइटिस मीडिया इज अ सडन इन्फेक्शन इन योर मिडल ईयर, ठीक है। तो ये एक्यूट हो जाता है, इसलिए इसे सडनली हो जाता है, इसलिए इसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो कहा जाता है। एयर फील्ड स्पेस बिटवीन द ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर, तो ये एयर फील्ड स्पेस है बिटवीन द इनर ईयर और ईयर ड्रम के बीच का जो एरिया है उसे मिडल पोर्शन जो है वो ईयर का कहा जाता है। यूस्टेशियन ट्यूब अ कैनल कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ योर थ्रोट, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो कि मिडल ईयर को और बैक ऑफ द नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है। इट रेगुलेट द एयर प्रेशर इन योर ईयर एंड प्रिवेंट द फ्लूइड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन योर मिडल ईयर स्पेस। ये एयर प्रेशर मेंटेन करता है, जैसे हमने एनाटॉमी में समझा था कि इधर का एयर और इधर का एयर प्रेशर मेंटेन होता है तो टिम्पैनिक को वाइब्रेशन होने में हेल्प करता है और ये हेल्प करता है कि जो नेजल कैविटी का फ्लूइड है वो यहाँ पे जमा ना हो जाए, वो निकल जाए। ये इसका मेन फंक्शन रहता है, ताकि अगर फ्लूइड अगर यहाँ पे रुक गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ करने की एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका काम है कि उसे ड्रेन कर देना उस फ्लूइड को। इफ यूस्टेशियन ट्यूब doesn't function well, fluid has a hard time draining from your middle ear space and can cause muffled hearing, ear infection that is from by bacteria or viruses also cause the middle ear fluid, ठीक है। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो जो फ्लूइड यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये उसे बाहर निकाल नहीं पाता है, बाहर अगर सही तरीके से निकाल नहीं पाता है और किसी तरह कारण की वजह से स्वेलिंग आ जाती है या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे फ्लूइड जमा हो जाता है। और कभी कभी बैक्टीरिया और वायरस से होने वाला जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन के कारण भी कुछ फ्लूइड वहां पे आ जाता है, मतलब वो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण वहां पे फ्लूइड जलना बनना जो है वो शुरू हो जाता है, तो वो और तकलीफ देता है। तो इसलिए ये यूस्टेशियन ट्यूब को जो है प्रॉपर तरीके से काम करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये काफी ज्यादा ट्रैक इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए काफी ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। In this cause, middle ear fluid is infected and often cause discomfort in addition to the muffled hearing। मतलब क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मिडल ईयर फ्लूइड रहता है जो कि इन्फेक्टेड के कारण हुआ है, मतलब इन्फेक्शन के कारण जो फ्लूइड हुआ है, कॉज डिस्कम्फर्ट इन एडिशन टू मफल्ड हियरिंग। एक तो सुनने में जो मफल्ड रहता है, भारी भारीपन लगता है, उसके साथ साथ ये इन्फेक्शन और तकलीफ जो है वो बढ़ा देता है। Most common childhood illness other than cold occurs most often in children between 6 months to 2 years और maximum to 8 years। बच्चों में देखते हैं कि सर्दी ज्यादा होती है, कोल्ड कफ जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके साथ साथ ईयर इन्फेक्शन जो है ये भी एक प्रकार का कॉमन इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। 6 महीने से लेके जो 2 साल के बच्चे रहते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है और ये मैक्सिमम 8 साल तक के बच्चों में देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन गेट ईयर इन्फेक्शन मोर ऑफन देन एडल्ट्स, ठीक है। बच्चों में ज्यादातर, ये बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है एडल्ट्स के द्वारा। क्यों, वो आगे समझ लेते हैं। उसका कारण क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब डोंट फंक्शन एज वेल एज इन एडल्ट, दिस एनकरेज द फ्लूइड टू गैदर बिहाइंड द ईयर ड्रम। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है यही रिस्पॉन्सिबल है ईयर इन्फेक्शन के लिए। अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर ईयर इन्फेक्शन होता है और जो बच्चे रहते हैं उनमें यूस्टेशियन ट्यूब प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है अपना फंक्शनिंग के लिए, तो वो कारण एक बन जाता है ईयर इन्फेक्शन के लिए, ठीक है।
देयर इम्यून सिस्टम स्टिल डेवलप, बच्चों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है वो अभी धीरे धीरे बनना शुरू होती है, इसीलिए वो किसी इन्फेक्शन को 100% फाइट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। दे आर मोर लाइकली टू कैच द इलनेस फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बच्चे गैदरिंग करते हैं, प्ले ग्रुप्स में रहते हैं या फिर डे केयर में रहते हैं, तो ये कॉन्टेजियस हो जाता है। ठीक है, जो वायरस है वो कॉन्टेजियस हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार आगे मैं समझाऊंगा, ये जो मिडल ओटाइटिस है या ओटाइटिस मीडिया है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब ये चीज फैलती नहीं है, बीमारी फैलती नहीं है, ये इन्फेक्शन फैलता नहीं है, लेकिन जो बैक्टीरिया और वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके कॉजेस क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरस कॉजेस द ईयर इन्फेक्शन, often ear infection begins after a cold or other respiratory infection. The germ travel into your middle ear through eustachian tube. Once inside, bacteria and virus can cause your eustachian tube to swell. The swelling can cause the tube to become blocked, leading to the poor eustachian tube function and infected fluid in the middle ear. देखो दो तरीके के फ्लूइड हैं, एक तो जो फ्लूइड वहां पे आ गया है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, दूसरा इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण जो फ्लूइड जनरेशन होता है, जिससे कि इन्फेक्टेड फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए किसी को चोट लगे उसमें जो फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है तो वो इन्फेक्टेड फ्लूइड है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस के कारण ये होता है। इसके अलावा ये पहले से ही जो जिन्हें फ्लू वगैरह हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो वो अगर वहां पे चला जाता है बच्चों के नाजल कैविटी में यूस्टेशियन ट्यूब के कारण, और वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ अगर वायरल ग्रोथ हो जाती है तो वो क्या करता है, यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, वो ये जो ट्रैक है ये सूज जाता है, सूजन की वजह से क्या होता है, ये ऐसा मोटा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये सूजन के कारण से जो उसकी जो लेयर है वो मोटी हो जाती है, मोटी हो जाएगी मतलब क्या हो जाएंगी, जो ये ट्रैक हो जाएगा ये पतला हो जाएगा। अगर ट्रैक पतला हो जाएगा तो क्या होगा कि जो फ्लूइड बाहर से आया है उसे ड्रेन करने में तकलीफ होगी, वापस बाहर नहीं जा पाएगा, तो वहीं रहेगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया वायरस और ग्रो होंगे तो क्या होगा कि इन्फेक्टेड फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, जो कि इन्फेक्शन के कारण से होता है, जिसकी वजह से और तकलीफ जो है वो वहां पे बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से ये ओटाइटिस मीडिया जो है वो होता है, जिसे हम लोग ईयर इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये उसका एक बेसिक रीजन है। ईयर इन्फेक्शन आर अनकोऑर्डिनेटेड बट द वायरस एंड बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शन आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वायरस कैन कॉज इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोल्ड। ठीक है, तो ये ईयर इन्फेक्शन कॉन्टेजियस नहीं रहता है, लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो कॉन्टेजियस रहते हैं। तो बच्चे जब गैदरिंग में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को फैला देते हैं। सर्दी जुकाम से होने वाले जो जिसके कारण जो वायरस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और साथ ही इसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया वायरसेस जो भी रहते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? सबसे पहले एज, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस बिटवीन 6 मंथ टू 2 ईयर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ईयर इन्फेक्शन। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि बच्चों में कुछ चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है। तो एज एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री, किसी के फैमिली में काफी समय से ईयर इन्फेक्शन चलता रहता है या किसी ना किसी तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो होता रहता है, उनमें जो है वो ये बार बार देखने को मिलता है। कोल्ड है, हैविंग अ कोल्ड इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। चिल्ड्रंस एट द डे केयर एंड द ग्रुप डिस्कशन आर एट द हायर रिस्क। सर्दी अगर किसी को बार बार है या फिर किसी से कंटेमिनेट होके वो आ रही है अगर आपके पास बार बार बच्चों में खास करके, तो ये एक कारण बनती है इस तरीके के इन्फेक्शन को बार बार होने के लिए। जैसे बच्चे डे केयर में छोड़ के जाते हैं या फिर कुछ ग्रुप गैदरिंग करते हैं या 7 दिन सारा दिन स्कूल में रहते हैं, प्ले स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं इसके कंटेमिनेशन बढ़ने के, इस वायरस और बैक्टीरिया के फैलने के, और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के। क्रॉनिक इलनेस, लॉन्ग टर्म इलनेस इंक्लूडिंग द इम्यून डिफिशियंसी एंड द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस। काफी समय से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या आपको है, आपके बच्चे को बार बार ये है, या फिर हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ है, तो ये आपको प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक एक इलनेस होता है, मतलब लॉन्ग टर्म इलनेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आपको ये इन्फेक्शन बार बार जो है वो होता रहता है। पुअर एयर क्वालिटी एंड स्मोकी एनवायरनमेंट, इससे ही ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर इस तरीके से एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्मोकिंग ज़्यादा होती है, जो पैसिव स्मोकर आप बन जाते हैं, आप या फिर बच्चों कहीं ना कहीं आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, तो इसलिए उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
सिम्टम्स ईयर पेन, कान में दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ट्रबल स्लीपिंग, सोने में तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है आदमी सोएगा तो उससे नसें जो है वो जुड़ी हुई हैं, नर्व्स जुड़ी हुई हैं तो तकलीफ होगी। ट्रबल हियरिंग द ब्लॉक ईयर, जिस कान में ब्लॉक हुआ है, तकलीफ हुई, इन्फेक्शन, तो जाहिर सी बात है उस कान से हमें सुनाई नहीं देता है, हम लोग तक करते हैं कि यार इसे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। फीलिंग ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन योर ईयर, जिस कान में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे काफी भरा भरा लगेगा, प्रेशर लगेगा आपको। येलो, ब्राउन और व्हाइट ड्रेनेज फ्रॉम योर ईयर, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ब्राउन कलर का कुछ ना कुछ ड्रेनेज या फिर कुछ ना कुछ लीकिंग जो है वो होता रहेगा। इसका कारण क्या है? अगर वो लीकेज बार बार अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइन है ईयर ड्रम ब्रोकन का। आपका जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो फटने का चांसेस जो है वो रहता है अगर इस तरीके का सिम्टम्स आपको मिल रहा है तो। अब देखिए इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन जो है बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन अब बच्चे जो है वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएंगे। 6 महीने से 2 साल का बच्चा क्या कम्युनिकेट कर पाएगा कि क्या हो रहा है उसे? तो उसके साइंस समझने पड़ते हैं, उसके इशारे समझने पड़ते हैं, उसकी हरकतें समझनी पड़ती हैं। कैसी? वो रब एंड टग ऑन देयर ईयर, रबिंग करेगा, ईयर को खुजाएगा इस तरीके से, या टग करेगा, अपने कान को मारेगा। क्राई मोर देन यूजुअल और एक्ट फजी, ज्यादा रोना शुरू कर देगा। फजी मतलब किसी काम में वो चिड़चिड़ा हो जाएगा या सेटिस्फाइड नहीं होगा किसी काम से, कुछ आपने किसी को खिलौना दे दिया, वो इरिटेट होता रहेगा, वो हलचल करता रहेगा। फीवर रेंजिंग फ्रॉम 100.5 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो 100.5 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बीच में अगर टेम्परेचर रहता है, 38 या 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रहता है तो उन्हें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन फीवर को इन्विटेशन देता है। स्टार्ट माउथ ब्रीदिंग एंड स्नोरिंग, ये हो नहीं पाएगा, उसका जो बंद हो जाएगा अगर नाक से ईयर ट्रांसफर होना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मुंह से हवा लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से स्नोरिंग होना उसका शुरू होगा, यानी कि खराटे मारना वो शुरू कर देगा। रिफ्यूज टू ईट ड्यूरिंग द फीडिंग, मतलब क्या? बच्चे जब फीड करते हैं, कुछ खाते हैं या फिर जो फीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर चेंज होता है यूस्टेशियन ट्यूब में या फिर मिडल ईयर के, इसमें प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है उसे, तो वो प्रेशर चेंज होने की वजह से उसे दर्द बढ़ जाएगा। दर्द बढ़ेगा तो वो खाने पीने को रिफ्यूज कर देगा कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उसको दर्द बढ़ेगा, वो निगलते वक्त उसको तकलीफ होगी तो वो खाना अवॉइड करेगा, तो ये रिफ्यूज करेगा ईटिंग ड्यूरिंग द फीडिंग। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईयर इन्फेक्शन क्या हो सकता है? अगर कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ जाती है तो हियरिंग लॉस हो जाता है। अगर बार बार आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन बच्चे को होता है, तो चांसेस है हियरिंग लॉस होने के। डिले स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखो बच्चा कब बोलेगा? जब वो सुनेगा। तो अगर बार बार से ईयर इन्फेक्शन रहेगा तो उसके कानों में आवाज जाएगी ही नहीं, वाइब्रेशन नहीं होगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो वो सुनेगा क्या और फिर सीखेगा क्या और बोलेगा क्या? तो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ये होता है। टॉर्न ईयर ड्रम, ये देखा गया है कि जिन बच्चों में ईयर इन्फेक्शन है उसमें से 5 से 10% बच्चों के इसमें जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, वो फट जाता है। वो तो वैसे तो नेचुरली देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम खुद ही रीहीलिंग उसका हो जाता है, लेकिन कभी अगर नहीं होता है तो उसके लिए सर्जरी करना पड़ सकता है। स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन इफ अनट्रीटेड टू द बोन्स, अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता है सही टाइम पे या फिर इसे अवॉइड किया जाता है, तो जो बोन्स रहती हैं कानों के बीच में या कानों के बाहर की तरफ जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो ये इन्फेक्शन उन बोन्स की तरफ बढ़ जाता है, जिससे कहा जाता है मैस्टोइडाइटिस। ठीक है, और धीरे धीरे अगर बढ़ जाता है तो ये फ्लूइड में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो मेनिंजेस रहते हैं, जो लेयर रहती हैं, जो फ्लूइड्स रहती हैं, वहाँ पे ये इन्फेक्शन पहुँच जाता है फ्लूइड में, लेयर्स में, तो मेनिंजाइटिस होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसको अगर हम अवॉइड करते हैं, इसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे? टिम्पैनोमेट्री टू चेक द एयर प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर। तो ये एक मीटर रहता है, इस तरीके का एक मशीन रहती है जिससे एयर प्रेशर और जो फ्लूइड है वो दोनों का प्रेशर जो है वो देखा जाता है, उस हिसाब से फिर आगे की ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। एकॉस्टिक रिफ्लेक्शन, ये जो एकॉस्टिक के यहाँ से रिफ्लेक्शन देखा जाता है। यूज द साउंड वेव्स टू चेक फॉर फ्लूइड इन द मिडल ईयर, रिफ्लेक्शन देखा जाता है यहाँ से एक वाइब्रेशन दे के या फिर एक वेव डाल के, ताकि पता चले कि जो वाइब्रेशन आ रही है उसमें फ्लूइड्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है या फिर फ्लूइड की मात्रा जो है वो चेक की जाती है, एक मीटर के द्वारा वो चेक की जाती है। टिम्पैनोसेंटेसिस हेल्प इन रिमूविंग द फ्लूइड एंड टेस्ट इट फॉर द वायरस एंड बैक्टीरिया। ये क्या होता है, इससे जो फ्लूइड जमा हो गया उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, और वो जो फ्लूइड है फिर जो जमा हो गया उसे फिर ब्लड टेस्टिंग के लिए, जिसे हम लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, ताकि पता करने के लिए कि इसमें
इन्फेक्शन जो हुआ, ये फ्लूइड जो जमा हुआ किस कारण की वजह से हुआ, किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो फिर उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक है वो डिसाइड होता है। हियरिंग टेस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं दे परफॉर्म द हियरिंग टेस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट एक अलग से डिपार्टमेंट है, एक अलग से एक डिग्री है जो कि सुनने के ऊपर जो है वो काम करती हैं। जो हियरिंग एड्स वगैरह आप देखते हैं उस पर ज़्यादा ये काम करते हैं। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो फिर जांच करते हैं आपकी जो सुनने की एबिलिटी है उस पर जांच करते हैं, और उस हिसाब से फिर वो हियरिंग टेस्ट जो है उस हिसाब से परफॉर्म करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, किस लेवल तक तकलीफ है। फिर ट्रीटमेंट देखो डिपेंड करता है एक तो एज के ऊपर, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंड फ्लूइड प्रेजेंस। तो एज है, कितनी तकलीफ है आपको, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना है, साथ ही इन्फेक्शन का नेचर कौन सा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कितना है, और फ्लूइड प्रेजेंस जो है वो कौन से फ्लूइड्स है, वो जमा हो गया वो या फिर इन्फेक्शन के कारण जो हुआ है वो। तो ये सब सारी चीजें देखने के बाद कुछ पेन किलर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो, खास करके एंटीबायोटिक्स जो है वो डिसाइड होते हैं। और एंटीबायोटिक्स का एक कैटेगरी रहती है, वो सब इसके बाद जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो आपको देना है। तो ये बच्चों के इसमें ज्यादातर होता है, तो बच्चों के इसमें पीडियाट्रिक्स से आप कंसल्ट करके उन्हीं से ही एंटीबायोटिक जो है वो लेना प्रिफर कीजिए, ना कि कोई एंटीबायोटिक आप अपने तरीके से उन्हें देने की कोशिश करें। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।